महिमा उदास मन से खिड़की के बाहर देख उसकी गीली आंखें बस किसी भी पल छलकने के लिए तैयारी थी। तभी उसकी माँ कलावती जी कमरे में आई। माँ की आहट मिलते ही महिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वे अपनी माँ को अपना एक बूंद भी आंसू दिखाकर अपने आंसुओं को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कलावती जी उसके पास आई और गुस्से में कहने लगी, महिमा, ये क्या बदतमीजी है। दामाद जी घर आए हैं और तुम उन्हें देखते ही अपने कमरे में आ गई। अरे क्या सोचेंगे वह तुम्हारे बारे में, और तुम्हारी इस हरकत के कारण उन्हें कितना बुरा लगेगा। वह तो यही सोचेंगे ना कि जरूर इसकी माँ ने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने पति के साथ ऐसे बदतमीजी से पेश आओ। अरे जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसके सामने इतना अहंकार दिखाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम मायके में कब तक बैठी रह सकती हो। कल को समाज के लोग बातें कहने लगेंगे। और दामाद जी कितने अच्छे हैं, खुद सामने से चलकर तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? पहली बात तो ये कि तुम्हें अपना ससुराल छोड़कर इस तरह मायके नहीं आना चाहिए था। देखो वह तुम्हारी कितनी बड़ी गलती भुलाकर भी तुम्हें खुद लेने आए हैं। अब चुपचाप अपना सामान पैक करो और हंसी खुशी अपने ससुराल चले जाओ। इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। अगर तुम ऐसा हरकतें करोगी तो तुम्हारी बहन के लिए भी रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने लिए ना सही, कम से कम स्वाति के लिए तो सोचो। महिमा तड़प उठी और कहने लगी, माँ, आपको बस समाज के लोगों के और स्वाति की शादी की पड़ी है और यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उसकी तो आपको कोई चिंता ही नहीं है। मैं पल पल घुट घुट कर अपनी ससुराल में जी रही थी। मुझसे ये सब और सहन नहीं हुआ, तभी तो मैंने मायके आने का फैसला किया था। दूसरे लोगों को मेरी तकलीफ़ के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको तो सब कुछ बताया है ना। फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं ऐसे पति के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? कहते हुए उसके आंसू सारे बांध तोड़कर बाहर निकल गए और वह सिसकने लगी। और उसे रोते हुए देखकर कलावती जी और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई और कहने लगी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे दामाद जी तुम पर हाथ उठाते हैं। अरे मर्द थोड़े अलग किस्म के होते हैं। बाहर खूबसूरत लड़कियों को देखते ही थोड़ा बहक जाते हैं और दामाद जी तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, तुम्हें घुमाने फिराने भी ले जाते हैं, तुमसे कितना प्यार भी करते हैं। इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं उनमें, तो उनकी थोड़ी बहुत बुराइयों को नज़रअंदाज कर देने में ही फ़ायदा है। हाँ बेटा, उसकी कुछ बुराइयों को नज़रअंदाज करके तुम चुपचाप उनके साथ चली जाओ। और तुमसे देखा नहीं, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद वह मेरे लिए कितनी महंगी साड़ी और स्वाति के लिए कितना महंगा डायमंड का सेट लेकर आए हैं। स्वाति तो कितनी खुश है, देखो वह बैठकर अपने जीजा जी के साथ बातें कर रही है। तुम भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। वह तो अच्छा हुआ कि स्वाति घर पर थी तो उसने बात संभाल ली, वरना जिस तरह तुम तुनक कर कमरे में चली आई, कहीं दामाद जी बुरा मान जाते तो क्या होता। देखो बेटा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां और बुराइयां होती है और उन्हें दूर करके ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वरना ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। महिमा हैरानी से बोली, माँ, यह कोई छोटी गलती नहीं है। उसका ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने उसे रंगों हाथ पकड़ा है। वह देर रात तक उसके साथ फ़ोन में बातें करता है। ऑफिस में काम का बहाना बनाकर उसके फ्लैट पर जाता है। उसने खुद ही सारी बातें मेरे सामने स्वीकार की है और यह भी कहा है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं घर के बाहर क्या करता हूँ। अब तुम बताओ माँ, यह इंसान जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं है वह आगे भी ऐसे भी हरकतें करता रहेगा। मैं ऐसे इंसान को अपना पति कैसे कह सकती हूँ। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति की बेवफाई बर्दाश्त करके उसके साथ नहीं जी सकती।
क्या केवल शरीर पर चोट लगती वही गलत है, और वह जो मेरे मन में चोट पहुंचाकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, उसका क्या? कलावती जी कहने लगी, यह बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता बेटा। अब मैंने भी तुम्हें यहाँ बहुत दिनों तक बर्दाश्त कर लिया है। अगर तुम दामाद जी के साथ नहीं जाओगी तो ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। महिमा सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसके मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ देगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, जब जन्म वाली माँ अपनी नहीं है तो फिर इस दुनिया में और कौन साथ देगा। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और अपनी परेशानियाँ खुद ही जूझना होगा। तुमने सही कहा, मुझे शायद कहीं और जाकर रहना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं ऐसे घटिया इंसान के पास दोबारा नहीं जाने वाली। कलावती जी भुनभुनाते हुए वहाँ से चली गईं। जब वो बाहर आई तो महिमा का पति अविनाश हॉल में अपनी साली स्वाति से चिपक कर बैठे कोई भद्दा सा जोक सुना रहा था और स्वाति भी खिलखिलाकर खूब मजे ले रही थी। दोनों को यूं हंसते देखकर कलावती जी सोचने लगी, अभी भी दामाद जी को क्या जवाब दूं। बेचारे कितने हंसी खुशी पत्नी को लेने आए थे, लेकिन महिमा की तो मती मारी गई है। इतना अच्छा पति छोड़कर बात कर रही है। वह धीरे से सकुचांदे हुए बोली, दामाद जी सुनिए ना, महिमा तो आपके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं उसे समझाया बुझाकर आपके पास जल्दी ही भेज दूंगी, आप चिंता मत करिए। अविनाश कहने लगे, कोई बात नहीं माँ जी, मुझे पता है कि वह जब नाराज होती हैं तो जाती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह मान जाएगी। आखिर मैं उसका पति हूँ, उससे इतना प्यार करता हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे डालता हूँ। आखिर लाइन कहते हुए अपनी साली स्वाति की आंखों में झांकने लगा तो स्वाति शर्मा गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। फिर अविनाश ने स्वाति से कहा, अरे साली साहिबा, सिर्फ चाय नाश्ते में ही विदा कर दोगी या अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने जीजू को खाना बनाकर भी खिलाओगी? स्वाति उसकी ओर देखते हुए बोली, जीजू बोलिए ना, क्या खाना है आपको? अविनाश कहने लगा, तुम्हारे हाथों की दाल मखनी, भिंडी फ्राई और पुलाव मिल जाता तो मज़ा आ जाता। स्वाति हंसते हुए बोली, वह थोड़ी देर में ही बनाकर लाती है, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। आज स्वाति बहुत खुश थी। आखिर उसके जीजा जी उसके लिए इतना महंगा डायमंड का सेट लेकर आए थे। अविनाश कहने लगा, अरे मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चलता हूँ, थोड़ी मदद भी कर दूँगा और बातें भी हो जाएगी। मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो जाऊँगा ना। दोनों मिलकर किचन में चले गए। कलावती बीवी रसोई में मदद करने के लिए आई तो स्वाति ने कहा, माँ आप जाकर आराम करो ना, खाना मैं बना लूँगी। कलावती जी सोचने लगी कि यहाँ रसोई में खड़े होने से अच्छा है कि महिमा को जाकर थोड़ा और समझा बुझा देती हूँ, शायद ये मेरी बात मान जाए। वह महिमा के कमरे में चली आई और बैठकर उसे समझाने लगी। महिमा शून्य में बैठी हुई माँ की बातें बस सुन रही थी, लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी आगे क्या करना है। इधर रसोई में काम करते हुए अविनाश भी स्वाति की कमर को छू लेता था और कभी उसके कंधे को सहला देता था। अब चूंकि उसके जीजा जी का इतना महंगा डायमंड सेट लेकर आए थे, इसलिए स्वाति किसी बात का बुरा नहीं मान रही थी। वह भी चहक चहक कर उसके बातें कर रही थी। जब खाना बन गया तो सभी ने हाथ बैठकर खाना खाया। बस महिमा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अविनाश ने इस बात का जरा सा भी बुरा नहीं माना और उन लोगों से विदा लेकर वहां से चला गया। आज स्वाति बहुत खुश थी और कलावती भी जी प्रसन्न थी, लेकिन उन्हें थोड़ी चिंता हो रही थी कि महिमा कहीं सचमुच यह रिश्ता तोड़ न बैठे। फिर इतना अच्छा दामाद उन्हें कहाँ मिलेगा। कलावती जी को अविनाश की बुराइयां दिख ही नहीं रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही बुराइयां उनकी जिंदगी का ग्रहण बन जाएंगी। अगले दिन स्वाति जब कॉलेज से घर जा रही थी तो रास्ते में अविनाश बाइक लेकर खड़ा था। उसने कहा, चलो स्वाति, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। स्वाति खुशी खुशी अपने जीजा जी के पीछे बाइक पर बैठ गई। अविनाश जानबूझकर
बाइक को बीच बीच में ब्रेक मार रहा था, जिससे स्वाति और उसके भी करीब आ जाती थी और उस छुअन से वो रोमांचित हो उठता था। स्वाति भी कुछ समझ रही थी, वह भी इन सब चीज़ों को लुत्फ उठा रही थी। अब तो सप्ताह में 3-4 दिन अविनाश उससे मिल ही जाता था और वापस लौटते ही किसी कॉफ़ी शॉप में चले जाते थे, कभी गार्डन में चले जाते। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। अविनाश हर सप्ताह उसे कोई न कोई महंगा उपहार दे ही देता था और स्वाति भी उपहारों के लालच में एक एक कदम उसके करीब होती जा रही थी। वह ये सब भूल गई थी कि वह उसकी दीदी का सुहाग है और जो आदमी अपनी पत्नी से बेवफाई कर सकता है तो वह किसी और का क्या होगा। इधर कलावती जी बार बार महिमा पर दबाव बना रही थी कि वह अपने पति के पास लौट जाए, लेकिन महिमा जानती थी कि अविनाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। इसलिए उसने खुद को नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। नौकरी मिलते ही उसे कंपनी की तरफ से रहने की जगह भी मिल गई और वह अपनी माँ का घर छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए चली गई। कलावती जी उसके इस फैसले से हैरान थी और उन्हें लग रहा था कि ये फैसला लेकर महिमा बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से बातचीत भी बंद कर दी। महिमा ने तलाक की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी थी। एक दिन स्वाति की तबीयत कुछ खराब लग रही थी तो कलावती जी उन्हें डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि स्वाति तो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कलावती जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर आने पर उन्होंने स्वाति को तमाचा मारते हुए कहा, बता ये किसका पाप है। तो स्वाति ने रोते हुए बताया कि माँ, जीजा जी ने उसकी ये बात सुनकर कलावती जी स्तब्ध रह गई। महंगे महंगे उपहारों के लालच में उन्होंने अविनाश की बुराइयों को अनदेखा करने की कोशिश की थी और आज वही अविनाश स्वाति की जिंदगी को भी निगल चुका था। उनके पैर कांपने लगे थे। उन्होंने अविनाश को फ़ोन करके तुरंत घर आने के लिए कहा। आमने सामने बैठने के बाद जब कलावती जी ने कहा, आपने स्वाति के साथ ऐसा क्यों किया, तो अविनाश भड़क गया और कहने लगा, ऐसी लड़की के कितने सारे बॉयफ्रेंड होंगे, मुझे क्या पता ये किसी और का पाप मेरे सिर पर डालने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर स्वाति तड़प उठी और वो कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। दीदी ने आपको धोखा दिया है, आपका साथ नहीं निभाया है, लेकिन मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी। आपने तो मुझसे कहा था कि आप दीदी को तलाक देकर मुझसे शादी करेंगे, फिर अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अविनाश कहने लगा, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो जो शादी पहले ही किसी से बिस्तर पर चली जाती हैं, उनके चरित्र का क्या भरोसा, और मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सब सुनकर स्वाति सन्न रह गई। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि अविनाश उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। वह उससे झूठ बोलकर उसकी सहानुभूति का पात्र बना था कि उसकी दीदी उस पर शक करती हैं, लेकिन आज उसकी बातें सुनने के बाद स्वाति को समझ में आ चुका था कि महिमा ने ऐसे घटिया इंसान को छोड़कर अच्छा ही किया। लेकिन अब वह इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी कि वह लौटकर सब कुछ ठीक भी नहीं कर सकती थी। अविनाश वहां से चला गया। कलावती जी के बात को संभालते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरा एबॉर्शन करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्वाति का दिल बुरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। सुबह जब कलावती जी ने अपनी बेटी को मृत ही देखा तो वह चीख पड़ी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। पड़ोसियों ने महिमा को फ़ोन करके सारी बात बताई तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंची। स्वाति तो उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन वह माँ को बचाने की कोशिश में जुट गई। हॉस्पिटल में जब उसकी माँ को होश आया तो कलावती जी ने रोते हुए महिमा को सारी बात बता दी। महिमा ने भरे गले से कहा, माँ, मैं तो पहले ही कहती थी कि वह अच्छा इंसान नहीं है। देखो, उसकी काली परछाई से हमारी खुशियों को निगल लिया। इतना कहकर वह भी रोने लगी। फिर उसने कहा, माँ अब बोलो, क्या ऐसे घटिया इंसान को सजा दिलवाने में आप मेरे साथ हो। कलावती जी ने सहमति से सिर हिला दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर पुलिस को सारी बात बताई और अविनाश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने मामले की छानबीन की और अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। अविनाश का तो उसके किए की गुनाह की सजा मिल गई। महिमा ने
उससे तलाक ले लिया और वह अपनी माँ के साथ रह रही थी। स्वाति के बिना सोचे समझे जो कदम उठाया था उसकी वजह से आज वह इस दुनिया में नहीं थी। दोस्तों, कभी भी किसी के बहकावे पर महंगे उपहार के लालच में आकर किसी से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।